Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study about the cholinergics and the anticholinergics. So students, जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं आपको एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि जब हमें पढ़ना होता है तो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे तैयारी करनी है. ओके. सो सबसे पहले जो भी हमारा टॉपिक है, हमें उसकी फार्माकोलॉजी पता होनी चाहिए पूरी तरह से. जो हम जिस ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस ड्रग की कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो हम किस किस कंडीशंस में यूज़ कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ड्रग्स हैं उसमें क्या क्या कैटेगरीज़ हैं. ठीक है. और उन कैटेगरीज़ में कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए. तो इससे क्या होगा, जब हमें पूरे ड्रग्स के नाम कैटेगरीज़ के अंडर याद होंगे तो हमें पता होगा कि हाँ, इन ड्रग्स की सेम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है. तो इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी. और सेकेंडली, जो हमारे सिलेबस में ड्रग्स गिवन होती हैं उसमें जो एस्टेरिक साइन करके मार्क होती हैं, वो ड्रग्स के तो स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल एज इट इज़ हमें लर्न करने हैं. जबकि जितने ज़्यादा हम स्ट्रक्चर लर्न करेंगे उतने अच्छे हमारे मार्क्स आएंगे, उतने अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे. बट वो एस्टेरिक वाली ड्रग्स का स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल एज इट इज़ लर्न होनी चाहिए. ठीक है. और चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द कोलिनर्जिक्स. Cholinergics are defined as the drugs or the compounds which produce action similar to acetylcholine either by directly acting on cholinergic receptors or by increasing the availability of acetylcholine at these sites. हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिसमें एक है एसिटाइलकोलिन और एक है डोपामीन. तो यहाँ पर जो हमारा एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एसिटाइलकोलिन है, ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये उनकी तरह वर्क करते हैं. अगर हमारी मतलब जब हम कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग लेंगे तो वो या तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर डायरेक्टली एक्ट करेंगे या फिर उन पर्टिकुलर साइट्स पे एसिटाइलकोलिन का अवेलेबिलिटी बढ़ा देंगे. ठीक है. अब दो तरह के हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें से एक है मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स और एक है निकोटिनिक रिसेप्टर्स. तो जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हैं, सच रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द इफेक्टर सेल्स इन द हार्ट, ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा. ये वो साइट्स हैं जहाँ पर हमारे ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, दैट आर द मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स. ठीक है. Now nicotinic receptors, such receptors are located in stripped muscles and at the autonomic ganglia. Nicotine first stimulates and then paralyzes all ganglionic functions, and type actions are selectively blocked by hexamethonium and selectively stimulated by dimethyl phenyl piperazonium compounds. ठीक है. Now, N2 receptors are present at skeletal muscles and plates, selectively stimulated by phenyl trimethyl ammonium compounds and blocked by D-terburocuramine. ये हमारे N1 और N2 यानी कि निकोटिनिक टाइप के सब टाइप्स हैं जिनके हमें लोकेशंस बताई हुई है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन सर्टेन एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स एंड दे आर एक्टिवली स्टिमुलेटेड बाय मस्कुरेन बट ब्लॉक्ड बाय एट्रोपिन. Now, let's see the muscarinic actions. Such actions include the changes in the physiological system due to the stimulation of muscarinic receptors induced by the cholinergic. तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? कार्डियक इनहिबिशन, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, pupil constriction, increased salivation and flow of secretory glands, increased gastrointestinal peristalsis and contraction. Nicotinic actions में क्या आ जाएगा? Both parasympathetic and sympathetic ganglia stimulated and skeletal muscle undergoes into the phoretic application of cholinergics, particularly at the muscular end plate. It brings about contraction of fiber, twitching and fasciculations at higher doses. Next, central nervous system, usually no CNS effects are found. Those cholinergics which can pass through the blood-brain barrier may produce a complex pattern of stimulation followed by depression. तो मेजरली इसका कोई ऐसा CNS इफेक्ट नहीं है, बट ये जो कंडीशन है, द कोलिनर्जिक्स विच कैन पास द ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन. अब हम देखते हैं कि जो कोलिनर्जिक्स हैं वो किन किन कैटेगरी में डिवाइडेड है, मतलब जो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, किस कैटेगरीज में हम उसको रख सकते हैं और किस किस बेसिस पे हमने डिवाइड करी हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स को. सो नेचुरली अकरिंग अल्केलॉइड्स जो हमें नेचुरली ऑब्टेन हो रही है, फॉर एग्जांपल मस्कुरेन, पिलोकार्पिन, एरिकोलिन, निकोटीन एक्सेट्रा. जिसमें से ये है हमारी पिलोकार्पिन. ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है इसको मतलब मैं
इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है अदर देन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से ये हमारे माइंड में फीड हो जाएगा और हमें खुद याद आएगा कि जब पिलो कार्पिन था तो उसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। तो जब पिलो कार्पिन देखिए और कम से कम आप 5 to 10 टाइम्स इसको ड्रॉ करिए तो आपके माइंड में खुद फीड हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रैक्टिस के अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ या फिर कोई भी बता सके, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एरिकोलिन, ये उसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज़ द निकोटीन। नाउ वी हैव द कोलिन ईस्टर्स, जिसमें वी हैव एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेथाकोलिन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कोलिनर्जिक्स। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल हमारा एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर में हर एक इंडिविजुअल ग्रुप का क्या इम्पोर्टेंस है, वो उसको कौन सी एक्टिविटी शो कर, उसके होने या ना होने से कौन सी एक्टिविटी हमें शो होगी या कौन सी एक्टिविटी ना शो होगी, ये हमें बताएगा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान है बट इट हैज़ टेकन ह्यूज और ईयर्स ऑफ रिसर्च तो ताकि हम उसको इस तरह से आसानी से कॉपी में लिख पाएँ। हमारे लिए लिखना बहुत ईजी है लेकिन इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है, तो इसको हमें लेट्स स्टडी। द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कोलिनर्जिक्स इज स्टडीड अंडर द फॉलोइंग सब हेडिंग्स: स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ड्यू टू क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन ड्यू टू इथाइलिन ब्रिज एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन ड्यू टू द एस्टर ग्रुप। ये जो हमारे ग्रुप्स हैं जो हमारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं कोलिनर्जिक स्ट्रक्चर्स के, हम इनको अलग अलग देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। In general, structure activity relationship of cholinergic is studied with the reference to acetylcholine as the prototype drug. Structure activity relationship due to the quaternary ammonium group. अब हम देखते हैं कि quaternary ammonium group जो हमारे पास present है इसके वजह से क्या क्या actions हमें मिल रहे हैं, ठीक है। So, optimum cholinergic activity is produced with trimethyl ammonium group except pilocarpine, nicotine and ericoline. तो जो हमें कोलिनर्जिक एक्टिविटी मिल रही है दैट इज़ ड्यू टू द ट्राइमिथाइल अमोनियम ग्रुप बट एक्सेप्शंस आर पिलोकार्पिन, निकोटीन एंड एरिकोलिन। नेक्स्ट वी हैव द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोनियम, सल्फोनियम, अर्सोनियम और सच अदर ग्रुप्स लार्जर देन द मिथाइल ऑन द क्वाटर्नरी नाइट्रोजन लीड्स टू द लॉस ऑफ एक्टिविटी। अगर हम इस तरह के कोई भी ग्रुप्स अटैच कर देंगे अपने क्वाटर्नरी नाइट्रोजन पे तो क्या होगा, जो हमारी एक्टिविटी है दैट इज़ द कोलिनर्जिक एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन क्वाटर्नरी नाइट्रोजन आइटम इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। एटलीस्ट 2 मिथाइल ग्रुप्स हमारे होने ही चाहिए फॉर द एक्टिविटी। If the third methyl group is replaced by other alkyl groups, the resulting compounds are still active as the cholinergic drugs. Now let's see कि इथाइलिनिक ब्रिज की वजह से हमें क्या क्या स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। Studies have revealed that maximum muscarinic activity is produced with the compounds in which there are not more than 2 carbon bridging between the nitrogen and terminal carbon. The replacement of hydrogen atoms at the bridging ethylenic carbon causes loss of activity except the compounds having single methyl group at alpha or beta carbon with respect to the quaternary ammonium group. सबसे पहला क्या है, मैक्सिमम मैस्कुलिनिक एक्टिविटी कैसे आएगी हमारे पास, इन विच देर आर नॉट मोर देन 2 कार्बन ब्रिजिंग बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द टर्मिनल कार्बन। जो नाइट्रोजन ग्रुप है और जो टर्मिनल लास्ट वाला जो कार्बन है उसके बीच में हमें 2 से ज़्यादा कार्बन ब्रिज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स एट द ब्रिजिंग इथाइलिनिक कार्बन्स कॉजेज लॉस ऑफ एक्टिविटी। अगर हम हाइड्रोजन आइटम्स एट द ब्रिजिंग जो बीच का ब्रिज है उस पर है तो अगर हम वो हाइड्रोजन आइटम हटा दें या फिर रिप्लेस कर दें तो जो हमारी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। हैविंग सिंगल मिथाइल ग्रुप एट अल्फा और बीटा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू द क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप। नेक्स्ट वी हैव बीटा मिथाइल ग्रुप्स कंटेनिंग कंपाउंड्स हैव इंक्रीज मस्कुलिनिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल बीटा मिथाकोलिन, ठीक है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी हैव द प्रेजेंस ऑफ अल्फा मिथाइल मोइटी लीड्स टू इंक्रीज निकोटिनिक एक्शन, फॉर एग्जाम्पल अल्फा मिथाकोलिन। अगर अल्फा मिथाइल मोइटी है तो हमारा जो एक्शन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ड्यू टू द एस्टर ग्रुप। तो इसमें हमारा आ जाएगा एसाइल ग्रुप। सब्सटीट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप बाय हायर होमोलॉग्स रिजल्ट्स लेस एक्टिव कंपाउंड्स।
ठीक है। द एरोमेटिक और हायर मॉलिक्यूलर वेट एसिड ईस्टर्स ऑफ कोलिन लीड्स टू द एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स रेदर देन द एगोनिस्टिक इफेक्ट्स। क्या करेंगे ये हमें शो? एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, हायर मॉलिक्यूलर वेट के ईस्टर्स अगर हम लेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एसाइल ग्रुप टू अमाइड फंक्शंस रिजल्ट इन द कंपाउंड्स हैविंग पोटेंट कोलिनर्जिक एक्टिविटीज। Now, both muscarinic as well as nicotinic, for example, bithanicol and carbachol. ये हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कार्बिकॉल और बिथेनिकॉल का. Now let's see what are the anticholinergic drugs. The drugs that are defined as the drugs which block the action of acetylcholine on autonomic effector and in central nervous system action exerted through muscarinic receptors or nicotinic antagonists also block certain actions of acetylcholine. They have been regarded as a member of separate classes, for example ganglionic blockers and neuromuscular blockers. अब कोलिनर्जिक्स हमारे क्या कर रहे थे? जो एसिटाइलकोलिन था उसको बढ़ा रहे थे. तो सिमिलरली जो हमारे एंटी कोलिनर्जिक्स हो जाएंगे ये हमारे एसिटाइलकोलिन को क्या करेंगे? कम करेंगे. तो हम एसिटाइलकोलिन का इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन से हम इसके एक्शन याद रख सकते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कोलिनर्जिक्स एंड द एंटी कोलिनर्जिक्स. ठीक है. नाउ लेट्स सी classification of anticholinergics. They may, similar to the cholinergics, they may also be naturally occurring, that are atropine or hyoscine, semisynthetic hemetropine, atropine, methonitrate, synthetic compounds like mediatics, for example cyclopentane, tropicanamide, antisecretory, antispasmodics, for example propane and phenyl, anti-parkinsonian drugs like benzotropine and cyclamine. This is the structure of atropine. Now let's see what are the anticholinesterase drugs. Cholinesterase is an enzyme that induces hydrolysis of synthesized acetylcholine. जो हमारा कोलिनेस्ट्रेज है वो हमारा क्या करेगा? एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है. जब भी हम कोई भी जब हमारे एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन होता है तो जो हमारा एक एंजाइम होता है कोलिस्ट्रेज, ये हमारा उसमें इन्वॉल्व होता है. तो अगर हमें कोलिन की एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है और अगर हम जो हमारा ये एंजाइम है अगर हम इसको भी कम कर दें तो उससे क्या होगा? हमारे एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हमारा जो एसिटाइलकोलिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. तो ये भी एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि एसिटाइलकोलिन के कॉन्सेंट्रेशन को अल्टर करेगी. ठीक है. Consequently, after inducing the cholinergic activity, the acetylcholine it slowly degrades. There occur lowering down of the cholinergic potential. These agents inhibit the enzyme cholinesterase, resulting in inhibition of hydrolysis of acetylcholine and consequently greater concentration of neurotransmitters available at neural sites. This leads to in vivo in vitro effects of the acetylcholine. Ultimately, they cause potentiation of the neurotransmitter activity. ये हमारा एसिटाइलकोलिन है. जो कोलिनेस्ट्रेज है वो क्या करेगा? हमारे पास कोलिन और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और सिमिलरली जो हमारा इसका ऑपोजिट एक्शन शो करेगा. ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस, इसमें आ जाएंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. इन रिवर्सिबल वी हैव नियोस्टिगमाइन, फाइसोस्टिगमाइन एंड इन इरिवर्सिबल वी हैव organophosphorus compounds like diflos, parathion, sulfos, etc. and carbamates we have Bigon and Carobel. Now let's see the mechanism of action of anticholinestrases. So anticholinestrases react with the enzyme in the same way as acetylcholine. The acetylated enzyme reacts with water very rapidly. Consequently, steric sites is freed. The reversible anticholinestrases react slowly while the phosphorated enzymes, that is irreversible anticholinestrases, react extremely slowly or even not at all. The phosphorylated enzyme may also undergo by the loss of one of the alkyl group and become totally resistant to hydrolysis. The half-life of reactivation of carboxylated enzyme is lesser than that of the synthesis of fresh enzyme protein, while that of the phosphorylated enzyme is more than the regeneration time. हमें याद रखना है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. नाउ फार्मास्यूटिकल यूजेस प्रिपरेशन ऑफ कोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस कंबाइनली. सो नियोस्टिगमाइन, इट इज़ पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम ओरल रूट्स. हमें पता है कि ये ओरल रूट से जब हम देंगे तो ये इसका ऑब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा. इट डज़ नॉट इफेक्टिवली पेनिट्रेट कॉर्निया और क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. मतलब आई के लिए प्रिपरेशन में इट कैन नॉट बी यूज एंड ऑल्सो इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है.
नाउ हाइड्रोलाइज पार्शली एंड एक्सक्रीट इट फ्रॉम यूरिन। मार्केट प्रिपरेशन इसके हमारे पास मार्केट में क्या अवेलेबल है, प्रोस्टिग्माइन, मायोस्टिग्माइन एंड टिल्स्टिग्माइन। मार्केट प्रिपरेशन हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है, जब तक हमें पता नहीं होगा कि मार्केट में किस नेम से अवेलेबल है तो क्या फ़ायदा पढ़ के। वैसे तो हम अगर उसका केमिकल नेम बता दें तो भी हमें ईजिली मिल सकता है, बट स्टिल वी शुड नो, and also the concentration in which it is available. So next we have phystigmine. In this, it is rapidly absorbed from gastrointestinal tract and parenteral sites, मतलब injections. It penetrates the cornea and crosses the blood-brain barrier, unlike neostigmine. Then hydrolysis by cholinesterase and disposed of. The marketed preparation we have biomitic, that is 0.25% eye drops with 2% pilocarpine nitrate. Next is the pilocarpine. It has a prominent muscarinic actions and also stimulates the ganglia, mainly through ganglionic muscarinic receptors, produce marked sweating, salivation and also increase other secretions. Falls in blood pressure is observed at normal doses, but with higher dosage it increases. Penetrates the cornea and promptly causes meiosis, ciliary muscles contraction and fall in the intraocular tension. The pharmaceutical preparation, it is only used in eye, 0.5 to 4% drops. Third line drug used for the treatment of wide angle glaucoma to counteract the action of mediates like atropine. Next is the marketed preparation. Again we have Pilocar, Carpine and Pilodrops. Now atropine. Atropine stimulates medullary centers, for example vagal, respiratory, vasomotor. Topically it causes mydriasis, sarcophagia and photophobia. Smooth muscle relaxant, decrease salivary, tachybronchial and lacrimal secretions, increase the body temperature, results mild anesthetic action on cornea. Next is the preparation. Atropine sulfate, we have in injection, eye drop, ointment, Artos LPH 1% eye drop and 5% ointment. नेक्स्ट इज़ द सिंथेसिस। इसमें है हमारा न्यूस्टिग्मीन, ये हमारी सिलेबस की ड्रग है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम न्यूस्टिग्मीन का बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें न्यूस्टिग्मीन किससे मिलेगा। तो सिंथेसिस लर्न करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कंपाउंड का नेम अपने दिमाग में फीड कर लेंगे कि हमें किस किस कंपाउंड से रिएक्ट करवाना है आपस में, ताकि हमें जाकर एंड में न्यूस्टिग्माइन मिले। अब हम एक चीज़ ये नोटिस करेंगे कि जो मतलब अगर जैसे ये नेम भी इतना ज़्यादा इजी तो है नहीं, तो हम ये देखेंगे कि हम इसको रिलेट करेंगे न्यूस्टिग्मीन के स्ट्रक्चर से, कि थोड़ा थोड़ा ऐसी कौन सी पार्ट है जो इससे रिजेंबल हो रही है, जिसको हम आपस में ऐड करके न्यूस्टिग्मीन बना लें। तो ऐसे अगर हम थोड़ा थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा इसको लर्न करना और मतलब एग्ज़ाम तक उसको अपने माइंड में रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी सिंथेसिस। जब हम 3-हाइड्रोक्सी N, डाईमिथाइल एनिलीन को रिएक्ट करेंगे विद मोनोक्लोरोडाईमिथाइल फॉर्माइड इन प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर, मतलब इन एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, हमारा जो HCl है वो रिमूव हो जाएगा और हमें फर्दर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एडिशनल प्रोडक्ट्स, और फिर हमें एंड में ऑब्टेन होगा हमारा न्यूस्टिग्माइन। तो ये चीज़ें जो ये सिंथेसिस है, ये भी हम देखिए, अगर मैं आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ, अगर हम जैसे सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो अगर हम बीच का एक आध स्टेप एग्जाम में मिस कर दें और यहाँ से लेके ये बना दें, लेकिन ये और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, तो भी हाँ हमारे कोई मार्क्स नहीं काटेगा, बट अगर हम पूरा ड्रॉ करेंगे तो हमें हो सकता है थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलें। बस ये है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है और हमें कंप्लीट रिएक्शन लिखना है। अगर लेकिन हम ये बात भी याद रखना कि अगर हम इन दोनों स्टेप्स के बाद डायरेक्ट ये लिख रहे हैं तो फिर हमें CH3Br इन एसिडिक मीडियम, ये चीज़ भी यही मेंशन करनी होगी। हाउएवर ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, जब आप खुद देखेंगे तो आपको इजी ही लगेगा, मतलब खुद समझ आ जाएगा कि हाँ इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है। तो हम ये लिखेंगे, हमें पूरी रिएक्शन सिंथेसिस के, फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यही है अबाउट द सिंथेसिस ऑफ न्यूस्टिग्माइन। नेक्स्ट वी हैव द फॉस्फोस्टिग्माइन। ये हमारा स्ट्रक्चर है फॉस्फोस्टिग्माइन का, और हमारी जो इसकी सिंथेसिस है उसका पहला तरीका है, we will react N-methyl 5-hydroxyindole with in the presence of methanol। तो हमारा वाटर रिमूव होगा और हमें मिडिल प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका जब हम रिडक्शन करेंगे विद पैलेडियम एज बेस तो हमें अल्टीमेटली क्या ऑब्टेन होगा, फॉस्फोस्टिग्माइन, ठीक है। बहुत लंबी रिएक्शन है, ये इसके मिडिल प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं कि हमें फिर एक प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, फिर हमने उसका कंडेंसेशन
करा तो फिर हमें एक और प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, फिर उसको हमने हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम करा तो फिर वो एसिडिक मीडियम में हमें फिर फॉस्फोस्टिग्माइन ऑब्टेन हुआ। तो ये पूरी रिएक्शन है जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप लर्न करनी है अबाउट द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोस्टिग्माइन। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप सब नोट कर सकते हैं अपने पास। दूसरा तरीका है फ्रॉम एन मिथाइल टू अमाइनो 5 मिथॉक्सी 3 मिथाइल इंडोल। अगर आप इसमें से एक रिएक्शन जो भी आपको अपने हिसाब से कन्वीनियंट लगे, आप बस एक रिएक्शन अपने माइंड में रखिए तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर एग्जाम। ओके, सो अब हम इसमें क्या करेंगे, एन मिथाइल 2 अमाइनो 5 मिथॉक्सी 3 मिथाइल इंडोल को जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमें एडिशनल प्रोडक्ट्स मिल के एंड में हमें ऑब्टेन हो जाएगा फॉस्फोस्टिग्माइन। एंड आई बिलीव कि ये वाली रिएक्शन ज़्यादा ईजी है, तो अगर आपको ये ईजी लग रही है तो आप ये रिएक्शन अपने पास नोट कर लिए और फिर इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपके पास दिमाग में ये सब कुछ सेव हो जाए। नेक्स्ट वी हैव द मेथाकोलिन। द सिंथेसिस ऑफ मेथाकोलिन स्टार्ट्स विथ 3 क्लोरोप्रोपेन 2 ओन। ठीक है, ये है हमारा मेथाकोलिन का स्ट्रक्चर। तो अब जब मेथाकोलिन के हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास है ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड प्लस क्लोरोप्रोपेन 2 ओन दैट इज़ अ कीटोन। इसमें क्या होगा, हमारा HCl और HOCl रिमूव हो जाएगा तो हमें एक एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा जिसका हम एटम्स रिडक्शन करेंगे तो फिर हमें ऑब्टेन होगा एक और एडिशनल प्रोडक्ट। उसके बाद हम फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा मेथाकोलिन। तो ये है सिंथेसिस ऑफ मेथाकोलिन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन का ये स्ट्रक्चर है। द सिंथेसिस ऑफ पिलोकार्पिन इज इनिशिएटेड विथ 3 इथाइल कार्बोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल एंड रिएक्टेड विद n मिथाइल इमीडाजोल। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास है 3 इथाइल कार्बोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, देन इसको हम रिएक्ट करेंगे n मिथाइल इमीडाजोल के साथ, फिर हम करेंगे फ्राइडमैन्स एडक्शन तो हमें एक एडक्ट मिलेगा दैट इज़ द पिलोकार्पिक एसिड। फिर जब हम उसको फर्दर हीट करेंगे और उसमें से वाटर रिमूव करेंगे तो हमें मिल जाएगा पिलोकार्पिन। और हमारी लास्ट ड्रग है, नेक्स्ट ड्रग है दैट इज़ द एट्रोपिन। यह एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे, condensation of tropine and tropic acid which are synthesized by 2 different synthetic pathways. Synthesis of tropic acid, the reaction is initiated from phenyl methyl ketone subjected to react with HCN hydrogen cyanide. ठीक है, ये हमारा इसका रिएक्शन पार्ट है। एडिशन रिएक्शन अकर होगी, फिनाइल मिथाइल साइनोनाइट्राइल हमें ऑब्टेन होगा। उसके बाद जो कि एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा, फिर हम उसमें से वाटर रिमूव होगा, फिर हमें अल्टीमेटली ऑब्टेन हो जाएगा ट्रोपिक एसिड। उसके बाद हमारी ट्रोपिन की सिंथेसिस है। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड विद द सक्सिनएल्डिहाइड व्हेन रिएक्टेड विद मिथाइलामाइन फॉलोड बाय द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कीटो एसिड्स। उसमें हमारा ये स्ट्रक्चर है। जब हम रिएक्ट कर रहे हैं सक्सिनएल्डिहाइड को विद मिथाइलामाइन तो एडिशन रिएक्शन अकर होगी, फिर कीटो एसिड हमें ऑब्टेन होगा, फिर उसका हम रिडक्शन करेंगे तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा ट्रोपिन। ये आप लोगों को नोट करते रहिए आप लोग, क्योंकि इसका कोई और तरीका नहीं है to learn it. Okay, again I am telling. Next we have condensation of tropic acid फिर ट्रोपिन। सबसे पहले हमने क्या लिया, ट्रोपिक एसिड बनाया, फिर हमने बनाई ट्रोपिन। अब हम उन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, कंडेंसेशन होगा उनका और हमें फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा एट्रोपिन। एट्रोपिन एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है, अब वाइडली यूज ड्रग जो कि हमें बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम पे यूज़ होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दी cholinergic drugs. In next video we will be studying about the anticholinergic drugs. Thank you. Do like, share and subscribe.